बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायोट्रिक्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9 से फिजिक्स के पार्ट 1 की बुक से डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इसका आज हम थोड़ा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ अमंग एनिमल्स में क्या है। बाकी हम डिटेल लेक्चर भी करेंगे। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि R.H. वेटिकर नामी बंदे ने R.H. वेटिकर एक बंदे ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनिमिलिया। तो क्या है बच्चों, इसने किस बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया? उसने सेल की बेस पे डिवाइड किया। जैसे कि हमें पता है सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब है पुराना, जैसे कि जो बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। इनकी बॉडी जो है एक ही सेल से बनी होती है और इनके सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाती हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये सारे ऑर्गेनेलीज जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड है और इस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम भी होता है वो ऐसे ही नेकेड पड़ा होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। तो अब इन ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह और किस बेस पे डिवाइड करते हैं देखते हैं। सपोज हम बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा जो है उनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती हैं। और इसके अलावा दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितनी भी बैक्टीरियाज है, चाहे वो आर्की बैक्टीरियाज है या ट्रू बैक्टीरियाज है, वो सारे कहाँ पे आते हैं? मोनेरस में। मोनेरा की बॉडी एक सेल से बनी होती है, यानी एक ही सेल से इनकी पूरी बॉडी बनी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो। बाकी ये जो 4 ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलियस आते हैं, दीज ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब इनमें जो है प्रोटिस्टा, अगर हम ले प्रोटिस्टा को, तो प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक तो है, यानी इसकी बॉडी यूकैरियोटिक तो है, लेकिन यूनिसेलुलर है, और बाकी जो फंजाई हैं, प्लांटे हैं, एनिमिलिया हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक एज वेल एज मल्टीसेलुलर। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखें और कैसे डिफरेंशिएट करें। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आप लोग का ये कंसेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ पे रखेंगे और क्यों रखेंगे। यहाँ पे अगर हम मोनेरा की बात करें, हमने लिया एक बैक्टीरिया और हमें पता नहीं है कि ये बैक्टीरिया है। स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं और एक ही सेल हैं। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखेंगे? मोनेराज में। ठीक है, ये तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया बाकी ग्रुप से। बाकी जो किंगडम्स हैं कि मोनेरस को हमने यहाँ पे रख लिया क्योंकि हमने जो सेल उठाया था वो प्रोकैरियोटिक सेल था स्टडी करने के बाद, और क्या था? यूनिसेलुलर था। उसको हमने रख लिया मोनेरा के किंगडम में।
अब अगर कोई प्रोटिस्टा है, हमें पता नहीं है कि ये मोनेरस है या फंजाई है या प्लांट है या एनिमिलिया है, हमने ऐसे ही रैंडमली एक सेल उठा लिया। उसको स्टडी करने के बाद जब हमने देखा कि ये इसका जो सेल है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस मौजूद है और ये इसकी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर है, तो हम इस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखेंगे? प्रोटिस्टा में रखेंगे। ये भी अब हमको पता चल गया है कि अगर सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है और उनकी बॉडी जो है वो एक ही सेल से बनी हुई है, तो वो क्या है? प्रोटिस्टा है। अब फंजाई, प्लांटे और एनिमिलियस को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? प्लांटे को तो हम कर लेते हैं आसानी के साथ, क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। जितनी भी प्लांट्स होते हैं वो खुद अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, तो प्लांट को तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन फंजाई और एनिमिलिया को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फंजाई को अगर हम देखें तो फंजाई भी मल्टीसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर, और एनिमल भी मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके अलावा फंजाई जो है वो भी यूकैरियोटिक होता है और एनिमल्स भी यूकैरियोटिक होते हैं। और थर्ड जो है फंजाई भी हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक, और एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस किसी ऑर्गेनिज्म को हमने रैंडमली उठा लिया, उनको हम फंजाई में रखें या एनिमिलिया में रखें? तो उनको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर फंजाई हैं तो फंजाई के मूड ऑफ न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉफिक तो वो होते हैं, खुद खुराक अपने लिए तैयार नहीं कर सकते, लेकिन उसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि वो किस तरह का आता है। ये सपोज हमने एक ब्रेड लिया, यहाँ पे हमने एक ब्रेड लिया, ब्रेड को थोड़ा सा गीला कर दिया। गीला करने के बाद यहाँ पे इसको जो एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे ब्लैक ब्लैक से स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाते हैं, जो कि किस चीज़ के होते हैं? फंगस के। फंगस क्या करेगा? इस ब्रेड पे एंजाइम सिक्रीट करेगा बाहर से। ऐसे उसने एंजाइम सिक्रीट किए और इस ब्रेड को यहाँ पर ही डाइजेस्ट कर लिया। फिर डाइजेस्ट करने के बाद इसको क्या करेगा? सक करेगा। तो इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक तो है, लेकिन इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर एनिमल्स को हम देखें, एनिमल्स को अगर हम खाना दें तो ऐसे थूक लगा के नहीं खाएगा, बल्कि क्या करेगा? पहले इंजेस्ट करेगा यानी नवाला लेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेट करेगा, फिर एक्सक्रीट करेगा। ये भी हेटेरोट्रॉफिक ही है, यानी ये जो एनिमल्स हैं उसने भी तैयारशुदा खुराक को लिया है, लेकिन उसने क्या किया है? उसने ऐसे थूक लगा के नहीं खाया, बल्कि उसने डिफरेंट तरीके से इस खुराक को खा लिया है, जिसको इस डिफरेंट तरीक़ों को क्या बोला जाता है? होलोजोइक, होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल में होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जबकि फंजाई में सेप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो एनिमल्स और फंजाई में हम देखते हैं, वो मेन डिफरेंस क्या है? ये हमने फंजाई का एक सेल लिया, फंजाई के सेल के बाहर क्या होता है? एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, दिस इज सेल वॉल। और अगर हम ये ले एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के बाहर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होता। तो ये भी एक डिफरेंस है इसमें। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का, जबकि एनिमल्स में नो सेल वॉल। तो अब हम आसानी के साथ फंजाई को अपने ग्रुप में रख सकते हैं, एनिमिलिया को अपने ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है इसमें। सेप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन करता है फंजाई, इसके अलावा इसकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन का बना होता है, जबकि जो एनिमिलियस होते हैं वो होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और नो सेल वॉल होता है।
अब प्लांट्स को फंजाई से कैसे अलग करेंगे? प्लांट्स को फंजाई से हम आसानी के साथ अलग कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो खुद अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, जबकि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। ये मेन डिफरेंस है। अब प्रोटिस्टा को हम बाकी ग्रुप से इसलिए अलग कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो जो कि फंजाई की तरह भी करेक्टरिस्टिक उनके होते हैं, और कुछ के प्लांट्स की तरह होते हैं करेक्टरिस्टिक, और कुछ के एनिमल्स की तरह होते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं प्रोटिस्टा में। अगर एनिमल्स की तरह करेक्टरिस्टिक हैं, जो प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है उनकी करेक्टरिस्टिक एनिमल्स की तरह हैं, तो हम उनको एनिमल्स में नहीं रखेंगे। ये देखेंगे कि अगर वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक हैं तो हम उनको प्रोटिस्टा में रखेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यूग्लिना क्या करता है, उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, जबकि वो खुद ऑटोट्रॉफिक होता है। अगर सनलाइट मौजूद है तो वो क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक का जो करेक्टरिस्टिक है वो तो प्लांट का होता है, तो उनको हम प्रोटिस्टा में क्यों रखते हैं? तो उनको हम प्रोटिस्टा में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक भी होता है और यूनिसेलुलर होता है। तो प्लांट के करेक्टरिस्टिक वाले भी ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर यूनिसेलुलर हैं तो हम उनको प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, पैरामीशियम क्या है, वो एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एनिमल्स तो है, लेकिन क्योंकि एनिमल्स जो है वो तो मल्टी सेलुलर्स होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा को हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा जो यूनिसेलुलर होता है, चाहे वो प्लांट की तरह बिहेव करता है, चाहे वो एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, या चाहे वो फंजाई की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं, तो हम उनको प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, किंगडम एनिमेलिया पे। एनिमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनिमेलिया is derived from the Latin word anima, which means soul या फिर ब्रीथ। यानी अगर ऑर्गेनिज्म में रूह है और वो सांस लेता है तो उनको हम किंगडम एनिमेलिया में काउंट करते हैं। अब फीचर्स क्या है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलियास की फीचर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, यानी एनिमल्स में कौन सी खसूसियत पाई जाती हैं, हम कैसे एनिमल्स को काउंट करते हैं कि ये एनिमल्स हैं। एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, यानी उनकी जो बॉडी बनी होती है वो यूकैरियोटिक सेल से बनी होती हैं। दे आर मल्टी सेलुलर, यानी अगर एनिमल है तो वो मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर। थर्ड वन इज मेम्ब्रेन पाउंड, यानी नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। और इसकी जो पूरी बॉडी है वो डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड यानी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इनकी बॉडी की जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो 46 क्रोमोसोम्स से, यानी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल्स में आता है, तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी डिप्लॉयड की। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें हैप्लॉयड की, तो जो एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक आएगा स्पर्म और एक बनेगा जो जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम। तो ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। स्पर्म भी 23 क्रोमोसोम का होगा और ओवम भी 23 का होगा। यानी जो स्पर्म के मीट सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे,
गैमीट सेल जो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। गैमीट सेल्स और हैप्लॉइड, ये मेन फीचर्स हैं किंगडम एनीमिलिया की। अब आगे देखते हैं कि किंगडम एनीमिलिया में क्या आता है। हाँ, इसके अलावा एक और फीचर भी है 6 पे, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक यानी एनिमल्स जो है वो खुद अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो ये इनके फीचर्स हैं। एनिमल्स को हम दो ग्रुप्स में, एनिमल किंगडम एनीमिलिया को क्या बोला जाता है, मेटाजोआ भी बोला जाता है। किंगडम एनीमिलिया को मेटाजोआ भी बोला जाता है। वी कॉल दिस मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब है कि जो यूकैरियोटिक्स ऐसे बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसमें मेटाजोआ को फिर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इनको क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप में, एक है पैराजोआ और एक है यूमेटाजोआ। अब मेटाजोआ तो किंगडम एनीमिलिया को बोला जाता है जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। अब पैराजोआ में क्या आता है, पैराजोआ में इसकी बॉडी तो सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो सेल डिफ्रेंशिएट होके टिश्यू नहीं बनाते, तो उनको बोला जाता है पैराजोआ। और यूमेटाजोआ में सेल्स आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। टिश्यू डिफ्रेंशिएशन इसमें होती है, यानी टिश्यू बना लेते हैं और टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है और इस तरह ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जितनी भी फाइलम है प्लांट्स में, हम अगर बात करते हैं किंगडम से जो छोटा ग्रुप होता है हम उनको प्लांट्स में डिवीजन बोलते हैं या सब डिवीजन बोलते हैं, और एनिमल्स में हम इनको बोलते हैं फाइलम। एनिमल्स को हम टोटल में जो डिवाइड करते हैं वो हैं, टोटल में हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं 11 फाइलम में। फाइलम, ये जो बात लिखी हुई है केपी के बुक में, पैराजोआ, यूमेटाजोआ, मेटाजोआ, कुछ ऐसे कुछ मुझ के लिखी हुई है। तो यहाँ पे मेटाजोआ जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेल्स यानी बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उनको मेटाजोआ बोला जाता है। फिर पैराजोआ और यूमेटाजोआ, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा जो है वो बिल्कुल अलग ग्रुप है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो मेटाजोआ में नहीं आते। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है फाइलम हम 11 फाइलम लेंगे। यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे। फिर पैराजोआ में एक ही फाइलम आता है जिसे हम फाइलम पोरिफेरा बोलते हैं। फाइलम पोरिफेरा पैराजोआ में आता है। बाकी सारे जो फाइलम है वो यूमेटाजोआ में आते हैं। अब इनको हम जनरल से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम्स हैं किंगडम एनीमिलिया में। किंगडम एनीमिलिया को हम 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम नाइडीरिया, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लैथिहेलमिन्थिस, फाइलम स्केलमिन्थिस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकानोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। फाइलम पोरिफेरा की अगर हम बात करें तो फाइलम पोरिफेरा जो है जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अगर उनकी बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए, वो वाटर से। तो यहाँ पे हम पोरिफेरा की बात करते हैं तो पोरिफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, वाटर में। ये हमने लिया एक पोरिफेरा का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और पोरिफेरा जो होते हैं वो उनकी बॉडी में कोई टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, टिश्यू इनकी बॉडी में नहीं बने होते, ऐसे सेल से बनी होती हैं। ये क्या है, पोर्स हैं, इनकी बॉडी ऐसे पोर्स से बनी होती हैं। यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ पोर्स से एंटर होगा और यहाँ से आउट करेगा। और ये क्या होते हैं, ऐसे सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब है स्ट्रेटा के साथ अटैच होते हैं। पोरिफेरा में कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मैरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फाइलम नाइडीरिया।
फाइलम नाइडेरिया को हम एक नाम से याद करते हैं। ये सपोज हमने एक नाइडेरिया का एक ऑर्गेनिज्म लिया, ये भी स्ट्रेटा के साथ। फाइलम नाइडेरिया की भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी वाटर में ही होंगे। यहाँ पे ये वाटर में होगा और ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसे, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स पे नाइडेरिया इसको इसलिए बोला जाता है, इन पे कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, जो जहरीले होते हैं। कोई भी चीज़ इनके पास आएगी तो इनको नाइडोब्लास्ट के ज़रिए पकड़ के ऐसे ये अपने मुंह में डालेंगे और यहाँ पे इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ये जहरीली टेंटिकल्स, ये नाइडोब्लास्ट के सेल्स होते हैं यहाँ पे। ये जो स्ट्रेटा के साथ लगे होते हैं, इनको हम अगर एग्जाम्पल दें तो हाइड्रा, और ये जो मूव करते हैं वाटर में, ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका। यहाँ पर उसके यहाँ पर क्या होते लगे होते हैं, नाइडोब्लास्ट के सेल्स लगे होते हैं। इनको बोला जाता है जेलीफिश, जो कि मूव करते हैं वाटर में। इन ग्रुप को फाइलम नाइडेरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें नाइडोब्लास्ट के जहरीले सेल पाए जाते हैं। नाइडोब्लास्ट या नाइडेरिया को पहले सेलेंट्रेट भी बोला जाता था, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया है टीनोफोरा से। या नाइडेरिया जो है वो अलग ग्रुप है और फाइलम है, और टीनोफोरा अलग फाइलम है। पहले ये दोनों जो है एक साथ हुआ करते थे, टीनोफोरा और नाइडेरिया, लेकिन अब इनको अलग किया गया है। अब टीनोफोरा में क्या है, टीनोफोरा भी, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक नाइडेरिया के हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक नाइडेरिया से डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग फाइलम में रखा गया है। ये भी वाटर में ही होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है, बायोल्यूमिनस, यानी ऐसे शाइन करती हैं। रात को अगर देखे पानी में तो ये शाइन करते हैं, इसलिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की वजह से फाइलम टीनोफोरा को नाइडेरिया से अलग किया गया। फाइलम प्लेथिहेलमिन्थिस की अगर हम बात करें तो ये प्लेथिहेलमिन्थिस, ये होते तो सारे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। और ये गोल, फॉर एग्जांपल गोल क्या है, गोल वॉर्म है। इसको अगर हम चप्पल से क्या कर ले, मार दे, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या कैसे हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो प्लेथिहेलमिन्थिस में जितने भी वॉर्म आते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो फ्लैट होते हैं। उनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती हैं। और प्लेथिहेलमिन्थिस में अगर एग्जाम्पल दें हम तो क्या लेते हैं, टेप वॉर्म, जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है और एक ही होता है, सिंगल। और लीवर फ्लूक, ऐसे ये सारे क्या हैं, प्लेथिहेलमिन्थिस के ऑर्गेनिजम्स हैं, के एनिमल्स हैं। एस्केलेमिन्थिस में क्या है, एस्केलेमिन्थिस में आता है, एस्केलेमिन्थिस में वॉर्म्स आते हैं, लेकिन उनकी बॉडी क्या होती है, गोल होती हैं। प्लेथिहेलमिन्थिस की बॉडी जो है वो पिच की हुई होती है, जबकि इसकी बॉडी गोल होती हैं। और ये भी क्या होते हैं, ये भी पैरासाइट होते हैं और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिसे हम स्कैरस बोलते हैं। कभी कभार तो ये इतने बढ़ जाते हैं इंटेस्टाइन में कि इंटेस्टाइन को ही बर्स्ट कर देते हैं। 6 नंबर पे है एनेलिडा। एनेलिडा का क्या मतलब है, लिटिल रिंग, लिटिल रिंग। ये ऐसे वॉर्म होते हैं जिनकी बॉडी पे क्या लगे होते हैं, ऐसे रिंग से बने होते हैं। इनमें कुछ पैरासाइट होते हैं और कुछ जो है वैसे ही फ्री लाइफ गुजारते हैं। पैरासाइट की अगर हम बात करें तो हम लेते हैं लीच को, और इसमें क्या शामिल है, अर्थवॉर्म भी एनेलिडा में आता है, अर्थवॉर्म। अब नेक्स्ट जो है 7 नंबर पे वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में 4 टांगों वाली, आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, आर्थ्रोपोडा में वो तमाम, आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जितनी भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे आते हैं, मेलिपीड्स, सेंटीपीड्स, बीज, जितनी भी मच्छर्स, मॉस्किटोज, ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और सबसे बड़ा फाइलम जो है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा का है।
अबाउट 60% आर्थ्रोपोडा की जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिनको नाम दिया गया है उनमें 60% जो है वो आर्थ्रोपोडा के हैं और ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसको हम फिर छोटे फाइलम में भी छोटे क्लास में डिवाइड करते हैं आर्थ्रोपोडा को। अब नेक्स्ट जो है वो है मुलस्का। मुलस्का में क्या आता है? मुलस्का में इसकी बॉडी के बाहर एक ऐसी शेल सी बनी होती हैं और अंदर ऐसे सॉफ्ट से एनिमल्स पाए जाते हैं। इसमें स्नेल, ऑयस्टर्स वगैरह ये सारे सब कुछ जो है ये मुलस्कस में आता है। और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब है कांटे, डर्म्स का मतलब है स्किन, यानी इसकी स्किन पे डर्म्स इकाइनोस यानी कांटे लगे होते हैं, जैसे कि क्या है जिसे हम स्टार फिश बोलते हैं। ऐसे इनकी बॉडी पे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। और हेमिकॉर्डेटा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इसको अभी स्टडी कर रहे हैं, इतना इसका डिटेल में कोई इसका मालूम नहीं है, लेकिन इसको स्टडी कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा में। और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। कॉर्डेटा ये बहुत बड़ा फाइलम है। इसमें जो है ह्यूमंस भी आ जाता है, इसमें आ जाता है और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।